Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So finally today in this video we are going to complete our 10th chapter of class 11 history book and the name of the chapter is Displacing Indigenous People. So आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड विद दिस हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. So the name of our last topic is The Winds of Change. So before starting this topic, it's a request कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है देन सारे ही पार्ट्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो प्लीज उन सारे पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो टॉपिक का नाम है द विंड्स ऑफ चेंज यानी कि परिवर्तन की हवा. सो इस टॉपिक को तो हमने पहले भी पढ़ा था. सो यस, इस टॉपिक को हमने पहले भी पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका वाले टॉपिक में. सो उस टॉपिक में बेसिकली हमने नॉर्थ अमेरिका के नेटिव लोगों के बारे में जाना था कि नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले जो नेटिव लोग थे क्या उनके लाइफ में कुछ चेंजेस हुए थे, क्या उन लोगों को यूरोपियंस के द्वारा कुछ राइट दिया गया था या फिर नहीं. बट इस टॉपिक में हम लोग ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं यानी कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो अब ऑरिजिन्स थे क्या उनके लाइफ में कुछ चेंजेस हुए, क्या उन लोगों को भी जो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले जो नेटिव पीपल थे जिस तरीके से उन लोगों को कुछ राइट्स दिया गया क्या ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले नेटिव पीपल को भी कुछ राइट्स मिलेगा या फिर नहीं. सो ये सब कुछ हम लोग आज के इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो 1968 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था W.E.H. स्टेनर. सो आखिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है? सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे सोशल साइंटिस्ट को कहा जाता है जो कि सोसाइटी, कल्चर एंड पीपल के साइंटिफिक स्टडी को करता है. सो W.E.H. स्टेनर एक ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. सो उन्होंने इस टाइम पीरियड के दौरान एक लेक्चर दिया था यानी कि एक स्पीच दिया था एंड उस लेक्चर का टाइटल था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस. सो इस लेक्चर को सुनने के बाद बहुत सारे लोग इलेक्ट्रीफाइड फील हुए थे यानी कि बहुत सारे लोग एनर्जेटिक फील हुए थे, एक्साइटेड फील हुए थे. सो आखिर W.E.H. स्टेनर ने इस लेक्चर में ऐसा क्या कहा था, किसके बारे में कहा था? सो उन्होंने इस लेक्चर में कहा था अबाउट द साइलेंस ऑफ हिस्टोरियंस अबाउट द अब ऑरिजिन्स यानी कि इस लेक्चर के थ्रू उन्होंने हिस्टोरियंस की तरफ इशारा किया था. सो इस लेक्चर के थ्रू W.E.H. स्टेनर ने ये कहा है कि आखिर ये जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार है, आखिर वो साइलेंट क्यों है, आखिर वो मौन क्यों है अबाउट द अब ऑरिजिन्स यानी कि हिस्टोरियंस आखिर अब ऑरिजिन्स के बारे में क्यों नहीं लिखते हैं. ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो नेटिव पीपल है, जो मूल निवासी है, आखिर उनके कंडीशन को क्यों डिस्क्राइब नहीं करते हैं, क्यों आखिर उनके इतिहास को नहीं लिखते हैं. यूरोपियंस ने अब ऑरिजिन्स के साथ किस तरीके से बर्ताव किया था, किस तरीके से उनके लैंड से उन्हीं को डिस्प्लेस किया था, ये सब कुछ जो प्रॉब्लम्स जो अब ऑरिजिन्स ने फेस किया था अपने ही लैंड पे, आखिर इन सारी चीज़ों को हिस्टोरियंस क्यों डिस्क्राइब नहीं करते हैं, क्यों नहीं बताते हैं. सो इस लेक्चर के थ्रू उन्होंने बेसिकली हिस्टोरियंस की तरफ ही इशारा किया था कि आखिर हिस्टोरियंस साइलेंट क्यों है, आखिर हिस्टोरियंस मौन क्यों है जब बात अब ऑरिजिन की आती है. नाउ नेक्स्ट लाइन में हमें ये बता रखा है कि 1970s के बाद से जो कुछ हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिला सेम वही सब कुछ हमें ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रहा है. यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जिस तरीके से जो यूरोपियंस पीपल थे वे लोग इंटरेस्ट ले रहे थे कि नॉर्थ अमेरिका के रहने वाले जो नेटिव पीपल है हम उनके कल्चर को जाने, हम उनके जो भी आर्ट वगैरह है, जो कुछ भी है उसको जाने, उन लोगों को थोड़ा रिस्पेक्ट दे, उन लोगों को थोड़ा राइट दे. सेम वही चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि जो यूरोपियंस है वे लोग अब धीरे धीरे जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अब ऑरिजिन से उनकी तरफ थोड़ा फिक्र कर रहे हैं. ये लोग उन लोगों को थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो देयर वाज एन ईगरनेस टू अंडरस्टैंड नेटिव्स. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूरोपियंस है वे लोग ईगरनेस दिखा रहे हैं यानी कि वो लोग अपना एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, वो लोग थोड़ा उत्सुक हो रहे हैं नेटिव लोगों को समझने के लिए. सो आखिर वो लोग नेटिव लोगों के बारे में क्या जानना चाहते थे, किस चीज़ को वो लोग समझना चाहते थे एंड क्यों समझना चाहते थे. सो जो नेटिव लोग थे वे लोग अलग अलग कम्युनिटीज से बिलोंग करते थे एंड हर एक कम्युनिटी का अपना अलग अलग डिस्टिंक्ट कल्चर होता था यानी कि अपना अलग अलग ट्रेडिशन होता था, अपना अलग अलग संस्कृति होता था. सो जो यूरोपियंस है वे लोग नेटिव लोगों के इन्हीं कल्चर्स को, इन्हीं संस्कृति को समझना चाहते थे. साथ ही साथ यूनिक वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड क्लाइमेट यानी कि
कि नेटिव लोगों के पास जो अपना एक यूनिक तरीका था कि वो लोग नेचर को यानी कि प्रकृति को और क्लाइमेट को यानी कि मौसम को समझ सकते थे। सो इस टेक्निक को, इस यूनिक मेथड को जो यूरोपियंस है वो लोग समझना चाहते थे। साथ ही साथ विद अ सेंस ऑफ कम्युनिटी विच हैड वास्ट बॉडीज ऑफ स्टोरीज, यानी कि नेटिव लोग एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जिस कम्युनिटी के बारे में बहुत सारे स्टोरीज है, बहुत सारी कहानियां है। सो यूरोपियंस हर एक कम्युनिटी के स्टोरीज के बारे में भी जानना चाहती थी। साथ ही साथ नेटिव लोगों के पास जो आर्ट था टेक्सटाइल का, यानी कि नेटिव लोग अपने वस्त्र को खुद ही बुनते थे। सो उनका जो टेक्सटाइल का आर्ट था, उनका जो पेंटिंग का आर्ट था, चित्रकला का जो आर्ट था, साथ ही साथ उनका जो कार्विंग स्किल्स था। कार्विंग क्या होता है? कार्विंग स्किल्स यानी कि नक्काशी की कला। सो कार्विंग जब आप किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ कट करके कुछ डिजाइन्स वगैरह बनाते हो, उसी को कार्विंग कहा जाता है। सो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले नेटिव लोगों के पास बहुत सारे आर्ट्स थे, बहुत सारे स्किल्स थे। वे लोग टेक्सटाइल यानी कि अपने वस्त्र की बुनाई करना जानते थे, वे लोग पेंटिंग्स करना जानते थे, वे लोग कार्विंग करना जानते थे, और साथ ही साथ नेचर एंड क्लाइमेट को वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते थे। सो जो यूरोपियंस है वे लोग नेटिव लोगों के इन्हीं सारी क्वालिटीज को, इन्हीं सारे एबिलिटीज को समझना चाहते थे, इन सारी क्वालिटीज एंड इन सारे एबिलिटीज को रिकॉर्ड करके रखना चाहते थे, एंड इन सारी चीजों का रिस्पेक्ट करना चाह रहे थे, इन सारी चीजों का सम्मान करना चाह रहे थे। सो आई होप कि आपको ये पैरा बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टार्टिंग के पैरा में बेसिकली हमें यही बता रखा है कि जो यूरोपियंस है अब वो लोग धीरे धीरे नेटिव लोगों के कल्चर को समझना चाहते थे, नेटिव लोगों के कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहते थे, और साथ ही साथ नेटिव लोगों के पास जो स्किल्स एंड जो एबिलिटी था उसको रिकॉर्ड करके रखना चाहते थे। नाउ नेक्स्ट लाइन में हमें हेनरी रेनॉल्ड के बारे में बता रखा है। सो हेनरी रेनॉल्ड ने एक बहुत ही पावरफुल बुक लिखा था जिस बुक का टाइटल था व्हाई वेरेंट वी टोल्ड, यानी कि हमें क्यों नहीं बताया गया था। सो इस बुक के थ्रू हेनरी रेनॉल्ड ने भी W.E.H. स्टेनर की तरह हिस्टोरियंस के बारे में बताया है कि आखिर हिस्टोरियंस ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री को क्यों नहीं लिखते हैं। दिस कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री एज थॉट इट हैड बिगन विद कैप्टन कुक्स डिस्कवरी, यानी कि इस बुक के थ्रू हेनरी रेनॉल्ड ने यह बताने की कोशिश की है कि हिस्टोरियंस को ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री को लिखना चाहिए, क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया का हिस्ट्री तब से ही पता है जब से कैप्टन कुक ने इसको डिस्कवर किया है। बट कैप्टन कुक के डिस्कवरी से पहले भी तो ऑस्ट्रेलिया का कुछ ना कुछ हिस्ट्री होगा। सो इस बुक के थ्रू उन्होंने भी हिस्टोरियंस को यही कहा है कि हिस्टोरियंस को ऑस्ट्रेलिया का हिस्ट्री लिखना चाहिए शुरुआत से, यानी कि कैप्टन कुक के डिस्कवरी से पहले ऑस्ट्रेलिया का जो इतिहास था, नेटिव पीपल का जो इतिहास था, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो नेटिव पीपल थे, जो अब ऑरिजिन्स थे, वो लोग कहाँ से आए थे, वे लोग किस तरीके से अपने जीवन को बिताते थे पहले एंड अभी कैसे बिताते हैं, क्या डिफरेंस है, ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा हिस्ट्री है, जो पूरा इतिहास है, ये सब कुछ लिखना चाहिए। एंड ये सब कुछ उन्हें यूरोपियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना चाहिए, बल्कि नेटिव पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहिए। सो हमें जो कुछ भी पता है, इवन बुक में भी हम जितना इंफॉर्मेशन देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूरोपियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा है। बट नेटिव पीपल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उन लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया गया था बाय द यूरोपियंस, क्या यूरोपियंस ने उन लोगों के साथ अच्छी तरीके से ट्रीट किया था या फिर नहीं। सो ये सब कुछ हमें जानने का अधिकार है एंड ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। सो इसीलिए इस बुक का टाइटल भी है व्हाई वेरेंट वी टोल्ड, यानी कि हमें क्यों नहीं बताया गया है कि नेटिव पीपल का इतिहास क्या है, यूरोपियंस ने नेटिव पीपल के साथ कैसा बर्ताव किया है। सो ये दो एक बहुत ही पावरफुल एक लेक्चर था, एक बुक था, एंड इस दोनों ही लेक्चर एंड बुक के थ्रू नेटिव लोगों के राइट्स के बारे में बात की गई है एंड नेटिव लोगों के हिस्ट्री के बारे में बात की गई है। सो आई होप कि आपको फर्स्ट पैरा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पैरा। सो सिंस देन, यानी कि इन सब के बाद से जो ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट थे, सो उन सारे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में नेटिव लोगों का जो कल्चर था उसको स्टडी करना शुरू किया गया। सो ऑस्ट्रेलिया में जितने सारे भी आर्ट गैलरीज थे, उन सारे आर्ट गैलरीज में नेटिव लोगों का जो आर्ट था, यानी कि नेटिव लोगों का जो चित्रकला था, उसको ऐड किया गया। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में जितने भी म्यूजियम्स थे, उन सारे म्यूजियम्स का जो साइज था उसको इनलार्ज यानी कि उसको बढ़ाया गया एंड इन सारे म्यूजियम्स में डायोरामास एंड इमेजिनेटिवली डिजाइन रूम्स को इनकॉर्पोरेट यानी कि इंक्लूड किया गया, जो कि नेटिव के कल्चर को एक्सप्लेन करता है। सो आखिर
डायोरामास का मतलब क्या होता है? सो डायोरामास यानी कि अगर आप किसी भी सीन को 3D फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हो देन उसी को डायोरामास कहा जाता है। सो नेटिव लोगों का जो कल्चर था, नेटिव लोगों का जो लाइफस्टाइल था, वो लोग किस तरीके से अपने लाइफ को बिताते थे, सो इन सारी चीज़ों को 3D फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है एंड इसी को डायोरामास कहा जाता है। सो इन सारे डायोरामास को म्यूजियम्स में इंक्लूड किया गया। साथ ही साथ इमेजिनेटिवली डिजाइन रूम्स बनाए गए जो कि नेटिव के कल्चर को ही एक्सप्लेन करता है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव पीपल थे, जो अब ऑरिजिन्स थे, उन लोगों को ये इंस्पायर भी किया गया कि वे लोग अपने हिस्ट्रीज को खुद लिखे। यानी कि नेटिव लोगों को इंस्पायर किया गया कि आप अपने लाइफ का हिस्ट्री, आप अपने लाइफ का इतिहास खुद लिखो, ताकि लोगों को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पता चले कि आप लोगों के साथ यूरोपियंस ने किस तरीके से ट्रीट किया है, और साथ ही साथ आपका जो लाइफस्टाइल था, आपका जो हिस्ट्री था, आपका जो इतिहास था, वो कैसा था। दिस हैज बीन अ वंडरफुल एफर्ट, यानी कि ये एक बहुत ही शानदार एफर्ट था, ये एक बहुत ही वंडरफुल एफर्ट था, क्योंकि अगर उस टाइम पीरियड में ये सब कुछ नहीं किया गया होता, अगर उस टाइम पीरियड में नेटिव के कल्चर को, नेटिव के ट्रेडिशन को इग्नोर किया जाता, देन आज के टाइम पीरियड में नेटिव लोगों का जो कल्चर है, नेटिव लोगों का जो संस्कृति है, इसके बारे में सभी लोग भूल गए होते। सो फ्रॉम 1974 multiculturalism has been official policy in Australia which gave equal respect to native culture and to the different cultures of the immigrants from Europe and Asia। यानी कि 1974 से मल्टीकल्चरलिज्म को ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल पॉलिसी बनाया गया। मल्टीकल्चरलिज्म यानी कि ऑस्ट्रेलिया ये जो कंट्री है, जो कॉन्टिनेंट है, इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो इसकी वजह से नेटिव लोगों का जो कल्चर है उसको इक्वल रिस्पेक्ट दिया गया। साथ ही साथ यूरोप एंड एशिया से आने वाले जो दूसरे इमिग्रेंट्स थे, जो दूसरे सेटलर्स थे, उन लोगों के कल्चर को भी रिस्पेक्ट दिया गया। सो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली मल्टीकल्चरलिज्म को फॉलो करता है, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं देता है बल्कि सभी कल्चर को इक्वल रिस्पेक्ट देता है। सो विद दिस हमारा ये पैरा भी कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पैरा। नाउ नेक्स्ट पैरा में हमें ये बता रखा है कि ये जो टर्म है ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार। सो इस टर्म को हम लोग बहुत बार सुनते हैं एट मीटिंग्स ऑफ द UNO एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, यानी कि जब भी UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग होता है या फिर किसी दूसरे इंटरनेशनल एजेंसीज में मीटिंग्स होता है, देन ह्यूमन राइट इस टर्म को हम लोग बहुत बार सुनते हैं। सो फ्रॉम 1970s यानी कि 1970s के बाद से ऑस्ट्रेलियन पब्लिक यानी कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो पब्लिक है, जो लोग हैं, जो नेटिव पीपल है, उन लोगों ने ये रियलाइज किया कि जिस तरीके से USA, कनाडा एंड न्यूजीलैंड में रहने वाले नेटिव लोगों के साथ ट्रीटीज साइन किया गया था, जिस ट्रीटीज के थ्रू उन लोगों को कुछ ना कुछ राइट्स दिया गया। सो नॉर्थ अमेरिका में जो यूरोपियन गवर्नमेंट था, उन्होंने नेटिव लोगों के साथ एक ट्रीटी साइन किया था एंड जिस ट्रीटी के थ्रू उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के नेटिव लोगों को लैंड को बाय करने का अधिकार प्रोवाइड किया था और साथ ही साथ लोन लेने का अधिकार भी प्रोवाइड किया था। सो ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव पीपल थे, उन्होंने ये रियलाइज किया कि हमारे यहाँ पे जो यूरोपियन गवर्नमेंट है, उन्होंने तो हमारे साथ कुछ भी ट्रीटी साइन ही नहीं किया और हमें लैंड को ओन करने का या फिर लैंड को बाय करने का अधिकार नहीं दिया। द गवर्नमेंट हैड ऑलवेज टर्म्ड द लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया टेरा न्यूलियस दैट इज बिलोंगिंग टू नोबडी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो यूरोपियन गवर्नमेंट था, उन्होंने हमेशा ऑस्ट्रेलिया के लैंड को टेरा न्यूलियस कहा था, जिसका मतलब होता है अ लैंड दैट इज बिलोंगिंग टू नोबडी, यानी कि एक ऐसा लैंड जो किसी का भी नहीं है। सो उन्होंने ये माना कि ठीक है, हम बाहर से आए हैं, हम यूरोप से आए हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लैंड पे हमारा अधिकार नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया के लैंड को ओन नहीं कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आप लोग यानी कि जो नेटिव पीपल है, जो अब ऑरिजिन है, उन लोगों का भी ऑस्ट्रेलिया के लैंड पे राइट नहीं है, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं बाहर से ही माइग्रेट होके आए हैं। सो इसीलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लैंड को हमेशा टेरा न्यूलियस कहा है, जिसका मतलब होता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो लैंड है वो किसी का भी नहीं है, अब ऑरिजिन का भी ओरिजिनली नहीं है और साथ ही साथ यूरोपियंस का भी ओरिजिनली नहीं है। सो विद दिस ये पैरा भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये पैरा भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ जो हमारा लास्ट पैरा है, उसमें हमें ये बता रखा है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो नेटिव पीपल होते थे, ना सिर्फ उन लोगों के साथ टॉर्चर किया गया, ना सिर्फ उन लोगों को कष्ट दिया गया,
साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो मिक्स्ड ब्लड के चिल्ड्रन होते थे, सो मिक्स्ड ब्लड चिल्ड्रन किन लोगों को कहा गया है, किन बच्चों को कहा गया है? सो मिक्स्ड ब्लड से यहाँ पे मतलब है नेटिव यूरोपियन, यानी कि जब एक यूरोपियन एंड एक जब नेटिव लोगों के थ्रू जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस होता है, सो ऐसे चिल्ड्रन को मिक्स्ड ब्लड यानी कि नेटिव यूरोपियन चिल्ड्रन कहा गया है। सो जो नेटिव यूरोपियन चिल्ड्रन थे उन लोगों का भी एक बहुत ही लॉन्ग एंड एगोनाइजिंग हिस्ट्री है, यानी कि इन लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा कष्ट दिया गया बाय द यूरोपियंस। सो इन लोगों को फोर्सफुली कैप्चर किया जाता था एंड इन लोगों को अपने नेटिव रिलेटिव से सेपरेट किया जाता था। सो एगिटेशन अराउंड दिस क्वेश्चन लेड टू इंक्वायरीज, यानी कि जिस तरीके से नॉर्थ अमेरिका में जो नेटिव पीपल थे उन्होंने अपने गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह किया था, एगिटेशन किया था, उनके साथ जो बुरा ट्रीटमेंट हो रहा था, सेम उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव पीपल थे वे लोग भी एगिटेशन करते हैं, वे लोग भी विद्रोह करते हैं। सो इस एगिटेशन का क्या रीजन निकलता है? सो इस विद्रोह के थ्रू बेसिकली एक इंक्वायरी होता है एंड इस इंक्वायरी में दो इंपॉर्टेंट डिसीजन सुनाए जाते हैं। सो पहला डिसीजन था to recognize that the natives had strong historic bonds with the land which was sacred to them and which should be respected. So पहला डिसीजन ये सुनाया जाता है कि जो नेटिव पीपल है उनका अपने लैंड के साथ एक बहुत ही स्ट्रांग, एक बहुत ही मजबूत हिस्टोरिक बॉन्ड है, एक ऐतिहासिक बॉन्ड है एंड ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सैक्रेड है, यानी कि ये जो बॉन्डिंग है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा पवित्र है। सो नेटिव पीपल का अपने लैंड के साथ एक बहुत ही पुराना बॉन्डिंग है एंड ये बॉन्डिंग, ये जो रिलेशन है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है उन लोगों के लिए, ये बहुत ज़्यादा पवित्र बॉन्डिंग है उन लोगों के लिए। सो इस बॉन्डिंग को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो इस चीज़ को ही रिकॉग्नाइज किया गया फर्स्ट डिसीजन के थ्रू। एंड सेकंड डिसीजन ये लिया गया दैट व्हाइल द पास एक्ट could not be undone, there should be a public apology for the injustice done to children in an attempt to keep white and colored people apart। यानी कि दूसरा डिसीजन ये सुनाया गया कि पास्ट में जो इनजस्टिस हुआ है उसको तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं, यानी कि पास्ट में ये सारे जो चिल्ड्रन है उन लोगों के साथ जो भी उन लोगों के साथ बुरा ट्रीटमेंट किया गया था, उन लोगों को जो कष्ट दिया गया था, उन सारी चीज़ों को तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हम पब्लिक एपोलॉजी कर सकते हैं, यानी कि सबके सामने हम लोग एपोलाइज कर सकते हैं, हम लोग माफ़ी मांग सकते हैं जो भी चिल्ड्रन के साथ हमने इनजस्टिस किया था, ताकि जो वाइट पीपल है एंड जो कलर्ड यानी कि जो डार्क पीपल है वो लोग एक दूसरे से सेपरेट रहे। सो इस चीज़ की हम लोग पब्लिकली माफ़ी मांग सकते हैं, सबके सामने माफ़ी मांग सकते हैं। सो ये दो डिसीजन सुनाए गए इस एगिटेशन के थ्रू। सो विद दिस हमारा ये पैरा भी कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट, नीचे आपको जो एक पिंक कलर का बॉक्स दिख रहा है जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे हुए हैं। सो इन सारे डेट्स को एंड साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि किस दिन में क्या कुछ हुआ था, इन सारी चीज़ों को आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। सो यहाँ पे ये जो लास्ट डेट है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि 26 मई को नेशनल सॉरी डे सेलिब्रेट किया जाता है एज अपोलॉजी फॉर द चिल्ड्रन लॉस्ट फ्रॉम 1820s to 1970s। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आपको पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को पिक्चर्स के थ्रू, मैप के थ्रू अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सो आई होप कि आपको ये पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, सो उस चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं विथ नोट्स। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहना चाहते हो, अगर आप ऐसे ही सारे चैप्टर्स को समझना चाहते हो, एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको इस पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।